हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो हाई डिमांड की है, बजाज फाइनेंस। बहुत क्वेरी आ रही थी इससे पहले, जब आपने आईआरसीटीसी की क्वेरी की थी बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी, जब एसबीआई कार्ड की थी बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी, और आज बजाज फाइनेंस का बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल की बात करेंगे। तो जो नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, क्योंकि हम सीधा हिट करते हैं आपको स्टॉक को समझाने में कि पहले आप समझें बिजनेस मॉडल क्या है, तब आप पैसा लगाएं। तो शुरू करते हैं। बजाज फाइनेंस को समझने के लिए बजाज ऑटो और बजाज ऑटो फाइनेंस, ये दोनों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम इन दोनों की बात नहीं करेंगे तो बजाज फाइनेंस अधूरा रह जाएगा। एक समय था बजाज ऑटो का एक छत्र राज था, टू व्हीलर थ्री व्हीलर में कोई उसको टक्कर देने वाला नहीं था। लेकिन जब हीरो होंडा आया तो बजाज को बहुत जोर का झटका, बहुत जोर से लगा, धीरे से नहीं लगा, बहुत जोर से लगा। और उस समय ये अपनी सतहों को तलाशने लग गया कि आखिर हम कैसे सरवाइव करें, हम कैसे आगे बढ़े, हम कैसे इस चीज पे रुक पाएं। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया, क्योंकि उस समय क्या, शुरू दिन से ही लोगों को टू व्हीलर खरीदने के लिए वन टाइम पेमेंट की जगह ईएमआई बहुत पसंद आता था। तो वो पहले की भी स्टोरी थी, आज की भी थी। तो बजाज ने वहीं पे दिमाग लगाया और बजाज ऑटो के टू व्हीलर और थ्री व्हीलर को ट्रैक पे लाने के लिए इन हाउस लोन के लिए बजाज ऑटो फाइनेंस शुरू किया। ये है कहानी बजाज ऑटो से बजाज ऑटो फाइनेंस की। तो जो बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड है, ये 25 मार्च 1987 को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट हुई। और इनमें जितना भी बिजनेस आता था वो सब का सब बजाज ऑटो से आता था। ध्यान से समझिएगा तभी सुन पाइएगा, और अगर बिजी हो तो बिल्कुल अभी ये वीडियो मत देखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि आज ये वीडियो अगर आपने समझ ली तो जिंदगी भर के लिए आपका बजाज फाइनेंस का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो शुरू में जितना भी बिजनेस आता था वो बजाज ऑटो के थ्रू आता था। उसके बाद कहते हैं ना, जब हौसले बुलंद हो, उड़ान बुलंद हो, तो कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं। इन्होंने एक के बाद दूसरा कदम उठाया। 1998 में जब इसको आरबीआई में नन बैंक कंपनी के रूप में रजिस्टर करवाया। ध्यान से समझिएगा। और बजाज ऑटो फाइनेंस जो है ये एनएससी बीएससी में भी लिस्टेड हुई। फिर इन्होंने रियल एस्टेट का भी प्रोजेक्ट किया। ध्यान से सुनिएगा, मैं ईयर वाइज नहीं, सीधा मोटा मोटा मैंगो पीपल की भाषा में बताता हूं कि इन्होंने कदम कैसे बढ़ाए, अपने कदम को कैसे मजबूत किया। टू व्हीलर का लोन, वो भी सिर्फ बजाज ऑटो का। फिर नन बैंक की तरफ कदम, रियल एस्टेट। फिर इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर को फाइनेंस करना स्टार्ट किया। फिर इन्होंने लोन की शॉप खोली जिसमें डायरेक्ट मार्केटिंग की एक्टिविटी स्टार्ट की, ब्रांड अवेयरनेस स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने 2007-8 अगर आपको याद हो तो ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस का वक्त था, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उस समय इन्होंने हाई नेटवर्थ क्लाइंट को भी पकड़ा पर्सनल लोन के लिए। फिर 2010 में इन्होंने बजाज ऑटो फाइनेंस को बजाज फाइनेंस का नाम दे दिया। अब ये जो 2000 था इनके लिए गेम चेंजर था। बहुत सिंपल, बहुत महंगा, कोई दिस दैट नहीं, बस टू द पॉइंट। 2008 इनके लिए गेम चेंजर था। क्यों? 2007-8 फाइनेंशियल क्राइसिस का वक्त, बैंक को लगा था बड़ा जोरदार झटका। खासकर रिटेल लोन के मामले में लोग पैसे वापस दे ही नहीं पा रहे थे। और जो बड़े बड़े बैंक थे, जब धीरे धीरे संभलने की स्थिति हुई तो वो रिटेल में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते थे। ध्यान से समझिएगा। लेकिन बजाज फाइनेंस ने डिसाइड किया कि वो रिटेल सेगमेंट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसको बोलते हैं जब वक्त साथ हो तो कुछ भी अच्छा हो सकता है। तो ये रिटेल सेगमेंट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि उस समय मार्केट में कोई कंपटीशन भी नहीं था। बजाज फाइनेंस एक इकलौता ऐसा प्लेयर था जो कंज्यूमर सेगमेंट में था, और इस वजह से इस डिसीजन का उन्हें सुपर डुपर चौका छक्का वाला फायदा मिला। उसके बाद फिर इन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला।
पहले के टाइम में क्या होता था, रिटेल लोन को अप्रूव कराने के लिए काफी वक्त 5-6 दिन लग जाते थे, पेपर प्रोसेस है, ये है वो है। लेकिन यही काम बजाज फाइनेंस ने मिनटों में स्टार्ट किया। मिनटों क्या, वो सेकंडों में भी करने लग गए। साथ ही जीरो इंटरेस्ट लोन की स्कीम ले आई कि जीरो इंटरेस्ट पे लोन लेके जाओ, और इस स्कीम को करने के लिए उन्होंने पूरा ब्रेन लगाया, सीधा मैन्युफैक्चर के साथ टाई अप कर लिया। सीधा मैन्युफैक्चर के साथ टाई अप कर लिया, जीरो लोन पे लोगों को देने लग गए लोन। लोग भी खुश, क्यों नहीं खुश होंगे। कुछ समय के बाद, मतलब इस तरीके से इनकी ग्रोथ बढ़ रही है, ध्यान से समझते जाइएगा। कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया कि बहुत सारे जो उनके कस्टमर हैं वो उनके पुराने कस्टमर हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो जो बजाज फाइनेंस पहले ही कर चुका है, इसके लिए हमें कुछ नया करना चाहिए। ध्यान से समझिएगा। अब क्या है, इस बात को समझिएगा कि जब आप इनके पास जा रहे हो, फिर दोबारा जा रहे हो, फिर तिबारा जा रहे हो, बट प्रॉब्लम कहां थी, जब भी आप जा रहे हो डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस तो करनी ही पड़ती थी, ठीक है। तो इसका इन्होंने एक अगेन मास्टर स्ट्रोक रास्ता निकाला, ईएमआई नेटवर्क कार्ड की सुविधा शुरू करके। अब इस ईएमआई नेटवर्क कार्ड की सुविधा में क्या हो गया, आप एक बार अगर रजिस्टर कर गए, उसके बाद दोबारा जाते हो तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, काम यूं आराम से। और इनके पास कस्टमर का फुटफॉल वापस से आने लग गया। वापस से आने लग गया मतलब जो एक कस्टमर है, पूरा डेटाबेस बन गया। डेटाबेस बनने के बाद वो उनको वापस से प्रमोशन करने लग गए। पूरी जो प्रमोशनल एक्टिविटी होती थी उसके अनुसार उनको वापस लाने लग गए, जिससे कंपनी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर एक सिंपल डेटा फैक्ट में बात करें तो ईएमआई के जो कस्टमर की बात करें तो उनकी संख्या 20 मिलियन से भी ज़्यादा है, 20 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो इन्होंने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला, उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन निकाला जो बिजनेस को सीधा रॉकेट देता था। एक होता है सॉल्यूशन निकाल के बिजनेस चलाना, उन्होंने सॉल्यूशन निकाल के बिजनेस के ग्रोथ पे काम किया, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जिससे इनका रिटेल सेगमेंट यूं मजबूत होता चला गया। अब ये सिर्फ रिटेल सेगमेंट पे नहीं थे, इन्होंने टू व्हीलर थ्री व्हीलर पकड़ा। अब मैं इनके बिजनेस के सेगमेंट की बात कर रहा हूं। इन्होंने टू व्हीलर थ्री व्हीलर पकड़ा, कंज्यूमर ड्यूरेबल पकड़ा, एसएमई को पकड़ा, कमर्शियल में चले गए। मतलब चारों सेगमेंट में कुछ नहीं छोड़ा। अब आप कहोगे कंज्यूमर में क्या है, तो कंज्यूमर में इन्होंने कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग कर दी, लाइफस्टाइल फाइनेंसिंग कर दी, टू व्हीलर थ्री व्हीलर की कर दी, पर्सनल लोन की कर दी, सैलरीड पर्सन को लोन कर दिया। एसएमई में क्या है, मॉर्गेज कर दिया, एलएपी को, एचएल को लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी कर दिया, स्मॉल बिजनेस के लोन देने लग गए। और कमर्शियल में क्या है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फाइनेंस करने लग गए, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करने लग गए, सिक्योर्ड ऑटो वेंडर फाइनेंस करने लग गए। और इस तरीके से इनका मतलब कोई भी सेगमेंट अछूता नहीं रहा। अब जहां तक बिजनेस मॉडल में परसेंटेज वाइज की बात करें कि किसको कहां से कितना परसेंट है, तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए, जैसा कि ये फाइनेंशियल कंपनी है तो इनको कमाई कहां से होती है, लोन से होती है। 45% इनका कंज्यूमर है, 15.9% एसएमई है, 9.4% रूरल लेंडिंग है, 12.2% कमर्शियल है, 17.4% मॉर्गेज से आता है। दैट मीन्स एज पर फाइनेंशियल ईयर 2019 का ये डेटा कहता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है वो 0% इंटरेस्ट लोन है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये आपको पैसे कमाते कैसे जब 0% लोन पे दे रहे हैं, तो ये कस्टमर से कुछ नहीं ले रहे हैं, करेक्ट है ना। आपने भी कई बार ट्राई किया होगा। तो ये कमा कहाँ से रहे, तो ये फाइनेंशियल कंपनी जो है ये कहीं ना कहीं से तो अर्निंग कर रही होगी। तो इसके लिए इन्होंने मैन्युफैक्चर और रिटेलर के साथ टाई अप कर लिया, यानी शोरूम वालों के साथ, मैन्युफैक्चर और शोरूम वालों के साथ टाई अप कर लिया। और ये उनसे चार्ज लेते हैं और बाकी आगे फर्दर लोगों को 0% पे देते हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैन्युफैक्चर और रिटेलर बजाज फाइनेंस को पैसे क्यों देते हैं, तो यहां पे हर किसी का फायदा होता है। ध्यान से समझिएगा। कंज्यूमर को 0% पे लोन मिलता है। मैन्युफैक्चरर और रिटेलर अपना अपना प्रोडक्ट जल्दी बेच के निकल जाते हैं, जल्दी बेच के निकलते हैं।
ये 0% की लोन की स्कीम अगर ना मालूम हो तो शायद आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, और मालूम हो तो वेरी गुड है। जिनको नहीं मालूम हो तो ये 0% लोन कैसे देते हैं वो समझिएगा। क्योंकि जब लोन का इंटरेस्ट 0% है और प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा भी हाई होता है तो लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि लोन पे मिल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है हम इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जब 0% इंटरेस्ट है और सभी प्रोडक्ट पर ऑफर नहीं करते, सारे प्रोडक्ट पे नहीं, वो प्रोडक्ट जिसको निकालना है, वो प्रोडक्ट जो फंसा हुआ है, वो प्रोडक्ट जिसका मॉडल पुराना है, क्योंकि कंपनी हर तीसरे दिन तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है। आज ये स्कीम, आज वो स्कीम, आज ये नया प्रोडक्ट आया, तो नया प्रोडक्ट आया तो पुराना कौन खरीदेगा? उनको अलमीरा में तो बंद करके रख नहीं देंगे। तो अब खरीदेंगे कौन? जिनको ईएमआई बड़ा पसंद है, करेक्ट है ना, जिनको लोन पे चाहिए, सस्ते में चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन का ये पूरा का पूरा माइंड साइकोलॉजी का फायदा उठाया जाता है मैंगो पीपल की भाषा में। जहाँ पे हम शोरूम में गए, नया मॉडल में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या आया क्या, आधे से ज़्यादा पब्लिक को तो पता ही नहीं होता नई नई टेक्नोलॉजी क्या आई है। हाँ टीवी है, अच्छा हाँ फ्रीज है, क्या है, अच्छा इतने का है, ओके डन, गो हेड, सारा सस्ता मिला, बुक कर लिया। दैट्स द पूरा, ये पूरा साइकिल होता है जिसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग का माल निकलता है, रिटेल का माल निकलता है और इनकी अपनी काम हो जाती है। एकदम सिंपल, मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। अब इनका नेक्स्ट सेगमेंट है एसएमई लोन, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का। इस केस में जो ये लोन ऑफर करते हैं उनको दो कैटेगरी है, एक है सिक्योर्ड लोन, दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो होता है जब आप किसी से लोन लेते हो, उसके अगेंस्ट में कोई कोलेट्रल देते हो, और अगर आपने पैसा नहीं दिया तो कंपनी वो कोलेट्रल आपका ले लेती है। और अनसिक्योर्ड लोन वो होता है जिसमें बिना सिक्योरिटी के दिया जाता है। तो ये दो पार्ट है जिसमें ये दोनों ही एंगल को हैंडल करती हैं, जिसमें ये अनसिक्योर्ड लोन स्पेशली डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेशनल्स को देना पसंद करती हैं, और जो इनका सिक्योर्ड लोन है वो ये किसी को भी जिनका भी कोलेट्रल मिल जाए ये उनको दे देती हैं। अब बात करते हैं रूरल लोन की। इसमें ये मोस्टली अभी इन्होंने चालू किया है जो कंज्यूमर लोन की तरह है, और साथ में इन्होंने एफडी भी शुरू की है किसानों के लिए। जो गांव में है वो लोग अपनी एफडी भी वहां करवा सकते हैं, तो उसमें ये पूरी तरीके से उसको हेल्प करता है। नेक्स्ट है इनका कमर्शियल लोन। ये लोन अमाउंट काफ़ी बड़ा होता है, जैसा मैंने बताया कि ये कंज्यूमर लोन के अमाउंट का जैसे कंज्यूमर लोन काफ़ी छोटा है बट चीज़ें उनकी काफ़ी बड़ी है, लेकिन कमर्शियल लोन में भी अब इनका हाथ काफ़ी बड़ा हो चुका है। और यहाँ पे ये डिफरेंट कंपनियों के साथ एक साथ डील करते हैं, लेकिन अदर कैटेगरी के हिसाब से यहाँ इंटरेस्ट थोड़ा कम चार्ज किया जाता है। वही मैंने आपको बताया, रिटेल में काम ज़्यादा है, इंटरेस्ट भी ज़्यादा आता है, बट यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से कम इंटरेस्ट पे भी मार्जिन ज़्यादा आ जाता है। अब बात करते हैं इनकी कैटेगरी की। अगर आपको आपके कोई शेयर हैं और आप चाहते हैं कि आप उनके अगेंस्ट लोन मिल जाए, तो इस तरह के लोन कमर्शियल लोन में आते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑटो मैन्युफैक्चर हैं, स्पेशली केमिकल हो, आपका अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए, तो वो सब कमर्शियल लोन में आता है जो ये देते हैं। नेक्स्ट इनका सेगमेंट है मॉर्गेज का। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 2018 में इन्होंने खुद की एक सब्सिडरी कंपनी चालू की थी जिसका नाम है बजाज हाउसिंग का। तो ये जो मॉर्गेज का इनका मोस्टली काम आता है ये उस बजाज हाउसिंग के थ्रू आता है। और अगर होम लोन चाहिए या रूरल एरिया में होम लोन चाहिए तो ये आपकी पूरी हेल्प करता है। जैसा कि सब जानते हैं बजाज फाइनेंस पहले से ही बहुत फेमस है और डेवलपर के साथ इनका टाई अप भी रहता है। तो इस कैटेगरी में लोगों को होम लोन चाहिए, ये सारी चीज़ों को ये बहुत ही तरीके से ऑफर करते हैं। और बहुत बार ये कस्टमर के पास डायरेक्टली जाकर जो इनका टाई अप हुआ रहता है उन चीज़ों को ये प्रमोट करके भी क्लाइंट्स को होम लोन देते हैं, जिससे इनका कस्टमर बेस भी बढ़ता है और रेवेन्यू मॉडल भी बढ़ता है। अब इनका एक बिजनेस मॉडल रह गया जो बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है, जो दिखने में छोटी है लेकिन काफ़ी बड़ी है। वो है फी इनकम सेगमेंट। फी इनकम सेगमेंट क्या है कि जैसे जो इनका ईएमआई कार्ड है उसके चार्जेस हैं 117 रुपीज़। तो एक तो उसके कार्ड की फ़ी आती है जिसमें ऐसा जो डेटा है वो बताता है कि इनके टोटल रेवेन्यू को देखेंगे तो अप्रॉक्स 10% रेवेन्यू फी इसी चीज़ से आता है। तो अब इसमें जो इनका प्रोस्पेक्ट है, ये लोन भी कभी कभी डिले होती है,
या कई सारी चीज़ों के रिगार्डिंग जो माइनर चार्जेस लगते हैं, तो वो सारा फी इनकम सेगमेंट में आता है, जिससे उनको काफ़ी कुछ मिलता है। या प्रोसेसिंग फ़ी भी आप जानते हो, प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे, पेनाल्टी के नाम पे कस्टमर को पे करना पड़ता है। तो ये सारा फ़ी इनकम के सेगमेंट में आता है, जहाँ ये अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये सारा चीज़ हो गया कि बजाज फाइनेंस पैसे कहाँ से लाती है, बजाज फाइनेंस का पैसे का क्या सोर्स है। ये जानना इसलिए ज़रूरी था कि अब जो क्राइसिस का दौर चल रहा है, इससे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि फर्दर कहाँ कहाँ बजाज फाइनेंस मार खाएगा और उसकी ग्रोथ की किस तरीके से स्टोरी रहेगी। अब इनके सुपर सक्सेस का दो सीक्रेट है, वो जो आपको पता हो ना हो, बट मैं आपको बताता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो इनके लास्ट क्वार्टर में जो 70% लोन है वो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर से आए थे। मैंने शुरू में भी इस बात की चर्चा की थी कि ये किस तरीके से पकड़ते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जब एक बार क्लाइंट को लोन दे देते हैं तो उनसे टच रखते हैं, रिलेशन रखते हैं, प्रॉपर ईमेल एसएमएस करके डिफरेंट ऑफर देते रहते हैं, जिससे कस्टमर जुड़ा रहता है और खुद ना जुड़े तो किसी और को बताता है, अरे यार बजाज फाइनेंस मैंने लिया था, बड़ा अच्छा सिस्टम है, बड़ा अच्छा ऑफर है, बहुत क्विकली देता है, बहुत तरीके से चीज़ें, तो जिसके कारण इनका बिल्डअप होता है। और दूसरा एक सीक्रेट जो इंसान की सोच से ऊपर का है, स्पेशली जो डिजिटल मीडिया को जानते होंगे उनको ये बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। आप सिर्फ गूगल में डालिए बजाज फाइनेंस या बजाज फाइनेंस से कुछ भी रिलेटेड सर्च कीजिए, बजाज फाइनेंस की वेबसाइट नंबर 1 पे आती है। दैट्स कॉल्ड एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इतना टॉप क्लास का किया हुआ है ना कि अच्छी अच्छी कंपनियां इस मामले में बहुत पीछे हैं। आप कोई आर्टिकल ढूंढना चाहो इनकी वेबसाइट आएगी, आप कुछ करना चाहो सिर्फ इनकी वेबसाइट आएगी, जिसके कारण कस्टमर घूम फिर के वहीं पे पहुंच जाता है। तो आई होप ये किस तरीके से, किस शार्पनेस से, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, क्या प्रोस्पेक्ट है, वो आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लेना है नहीं लेना है, क्या करना है बजाज फाइनेंस के बारे में। एक सिंपल सी चीज़ है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, Q4 तो लोग घिस तीर के निकाल लेंगे, जो Q1 आएगा उसके बाद वहां से इंपैक्ट स्टार्ट होगा। दैट्स द रीजन आप लोग देख रहे हो बजाज फिनसर्व मार खा रहा है। इवन जो पूरी की पूरी स्टोरी में मैंने 2008 की स्टोरी का जिक्र किया था, जब का मैंने बताया कि बैंक भी रिटेलर को लोन देने से डर रहे थे या उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। तो जैसा कि लॉकडाउन बढ़ने की लोगों के अंदर घबराहट है कि लॉकडाउन बढ़ेगा, या लोगों के अंदर घबराहट है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से भी बिजनेस चलेगा ना, तो इसका क्या क्राइटेरिया होगा, क्या नजरिया होगा, किस तरीके से लोग काम कर पाएंगे, लोग किस तरीके से बिजनेस कर पाएंगे, किसी को कुछ भी करना होगा उसका नजरिया क्या होगा, वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं है। दैट्स द रीजन जो फाइनेंस सेक्टर है वो पिट रहा है। ये एकदम क्लियर कट आपको समझना पड़ेगा। अब इसमें बात आती है, मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टॉक एसआईपी के बारे में। मेरा ये मानना है स्टॉक एसआईपी के हिसाब से जो हर मंथ थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता है उसके हिसाब से बजाज फाइनेंस सही है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए एक तो इंतजार कीजिए, प्लस 15 वीडियो की फंडामेंटल की सीरीज मैंने प्रॉपर बनाई है। निफ्टी का कौन से लेवल पे क्या करना है, लॉकडाउन का क्या इंपैक्ट होगा, किस तरीके से शेयर को पैसे बांट के रखा, क्योंकि एक बड़ी क्वेरी आती है, लोग एक ही शेयर में सारा पैसा लगा देते हैं। ये सब कभी गलती मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है, देखिए हमें मान लीजिए हमारे पोर्टफोलियो में 10 शेयर है, एक नहीं चला, 2 नहीं चला, कोई फर्क नहीं है, 8 तो चल रहा है। इसको बोलते हैं होलसम समरी। ये ही हमेशा पूरा पैसा देता है। लेकिन जब हम एक ही स्टॉक में पूरा पैसा लगा देते हैं हम बुरे वाले फंस जाते हैं, या 2 स्टॉक में भी पैसा लगाते हैं हम बुरे वाले फंस जाते हैं। इसलिए कभी भी आप देखो, जब हम आपको स्टॉक सिलेक्शन देते हैं या कुछ भी देते हैं, हम सेक्टर वाइज रखते हैं, जिससे आप फंसे नहीं, और एक सेक्टर अगर चले भी नहीं तो आपको कहीं से परेशानी ना हो। तो आई होप बजाज फाइनेंस का बिजनेस मॉडल मैंने बहुत क्रिस्प क्लियर कर दिया होगा। बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, क्या तरीका है वो क्लियर कर दिया होगा, क्या फंडामेंटल की सीरीज देखनी है वो क्लियर कर दिया। फर्दर जो कहते हैं IRCTC SBI कार्ड का भी बिजनेस रेवेन्यू मॉडल वो भी क्लियर कर दिया। प्लस निफ्टी के मंडे टू फ्राइडे मैं वीडियो बनाता हूँ, लेवल देता हूँ, आप उस पर काम कर सकते हैं। टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रह सकते हैं, जिससे आपको पूरा बेनिफिट मिलता रहे। तो उम्मीद करूंगा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे इस बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल को हम फर्दर भी कंटिन्यू कर सकें। और फर्दर RVNL की RVRL ना, यस, की वीडियो आने वाली है कल। थैंक यू सो मच।